अब तेजी से जितने भी हम लोगों ने फाउंडेशन बना रखे हैं उन्हीं सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखें, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। वैसे तो यहाँ पर 3 हार्मोन्स जोड़ते हैं जिनको हम कहते हैं पिग। देखें तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के द्वारा अपनी एक्टिविटीज दर्शाने वाले प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की बात। ओवरऑल होता क्या है, जैक रिसेप्टर और उसके बाद जैक स्टैट पाथवे एक्टिव होता है। इसी तरीके से जैक स्टैट पाथवे का जो कनेक्शन है वो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर के थ्रू होता है। न्यूक्लियर रिसेप्टर के चलते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर में मैंने पहले ही बता रखा है कि इसके एग्जांपल होंगे स्टेरॉयड। मैंने आपसे कहा था अदिति के घर में घुस गया उसका प्रेमी। ओवरऑल एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाने का किस तरीके से फार्मा के जनरल फैक्ट्स को रिलेट किया जा सके। नमस्कार। अब तेजी से जितने भी हम लोगों ने फाउंडेशन बना रखे हैं उन्हीं सारी चीजों को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और कौन कौन से सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, तो देखें, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या जो आगे हम देखेंगे जैक स्टैट पाथवे, ये दोनों ही कैंसर से संबंधित इनका अप्लाइड कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना होगा। वैसे तो यहाँ पर 3 हार्मोन्स जुड़ते हैं जिनको हम कहते हैं पिग, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये आकर के जब जुड़ते हैं तो पहले जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर वाले हार्मोन्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। जो ही ये हार्मोन आएगा तुरंत ये दोनों ही फ्रैक्शन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और फास्फोराइलेट हो जाते हैं। ये डाइमराइज हो जाते हैं, करीब में आ जाते हैं और फास्फोराइलेट हो जाते हैं। इसके बाद इनका सेलुलर सिग्नल अंदर जाना शुरू हो जाता है। देखें तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के द्वारा अपनी एक्टिविटीज दर्शाने वाले प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की बात या प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की बात की जा सकती है। याद रखना हो तो इस डर्टी पिग को याद रखें। डर्टी में मतलब टी को याद रखें, टी का पिग से कनेक्शन याद रखें। तो प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, पिछले लेक्चर में इस पर बात हो चुकी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसुलिन का काम तो किया ही इन्होंने, इंसुलिन के एक्टिविटीज को काम कराया ही। इंसुलिन का जब यहाँ पर हम काम देखे थे तो हमने पहले ही बात कर रखा है कि ये इसको GLUT4 को एक्टिव कर देते हैं। जो ही इंसुलिन आया, टायरोसिन काइनेज के मदद से जो एक्टिविटीज होती है GLUT4 के चैनल्स ओपन कर दिए जाते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज अंदर आना शुरू हो जाता है। स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में ग्लूकोज के जो भंडार होते हैं वो पहुंचने शुरू हो जाते हैं। इसका पूरा का पूरा जो फंक्शन रहा है ये तो रहा है यहाँ इंसुलिन और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा सेल के नंबर्स भी बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड एक्टिविटीज भी होती हैं। सेल का साइज भी बढ़ता है। डायबिटीज मदर के लेवल पर देखें तो माइक्रोसेमिया का यही कारण होता है। इंसुलिन जो डायबिटिक मदर होती हैं जिनमें इंसुलिन थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, उनकी वजह से माइक्रोसोमिक बेबी कैसे जन्म लेते हैं उनकी बात भी हम लोगों ने कर रखा है। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को लेकर के नीट 20 में क्वेश्चन पूछा गया था। ड्रग एक्टिंग वाया टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, TRH, TSH, इंसुलिन और MSH। तो आप जानते हैं इंसुलिन इसका आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि MSH किसके थ्रू काम करेगा, TSH किसके थ्रू काम करेगा, तो ये दोनों काम करते हैं किसके द्वारा, ये तीनों ही काम करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू। इसमें अगर कौन सा सब यूनिट यहाँ पर रिलीज होगा तो आप जानते हैं TRH वाले मामलों में जी अल्फा क्यू एक्टिव होगा। इन दोनों के बी और सी के मामले में, बी और सी की बात करें तो इस मामले में जी अल्फा एस स्टिमुलेट होगा जिसमें साइक्लिक एएमपी बढ़ाया जाएगा, जिसमें इसमें क्या होगा, कैल्शियम आयन के सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में रोल होगा। इन दोनों में हम साइक्लिक एएमपी का रोल देखते हैं, इस पर बात हो चुकी है। इंसुलिन वाला कैसे करता है तो इस पर भी पिछले लेक्चर को कनेक्ट करिएगा। होता क्या है, टायरोसिन काइनेज पर आकर के इंसुलिन जुड़ता है। इसके बाद क्या हुआ, सेलुलर प्रोसेस स्टार्ट होती है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, GLUT4 को एक्टिव करना। ये GLUT4 होता है क्या, ब्लड में घूम रहे इंसुलिन की वजह से ब्लड में घूम रहा ग्लूकोज अब सेल के भीतर आने लगेगा, ग्लूकोज की सेलुलर एंट्री शुरू हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और ये कैसे एक्टिव होंगे, कौन सा फ्रेगमेंट इसमें एक्टिव होगा, सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा होगा, वहां तक की बात हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को ब्लॉक करने की कई बार हमारे सामने जरूरत पड़ती है, जो न्यूप्लेजिया या पैथो का फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हमें टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती है और यह CML के मामलों में, जिस्ट के मामलों में हम करते हैं। इमेटिनिब का नाम आपने सुना होगा, डोसाटिनिब का नाम सुना होगा, निलोटिनिब या बोसुटिनिब, ये CML के पेशेंट्स में दिए जाते हैं। मकसद क्या होता है, टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटीज को ब्लॉक करना। इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जो ERBB2 होता है, वहां के लिए हम एक मेडिसिन बनाए हुए हैं, ट्रांसट्यूजिमाब। वो करता क्या है, जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जिसका एक स्पेशल नाम है ERBB2, जिसे हम HER2 कहते हैं, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2 या HER2 न्यू जिसे हम कहते हैं, जो कैल्शियम
सॉरी जो कई तरीके के कैंसर से एसोसिएटेड है, ब्रेस्ट, ओवरी, स्टमक या न्यूरोब्लास्टोमा के, उस रिसेप्टर को जो टायरोसिन काइनेज का ये जो स्पेशल रिसेप्टर है उसको ट्रांसट्यूजुमैब के द्वारा हम ब्लॉक कर देते हैं। इससे होगा क्या, सेल के भीतर सेलुलर ग्रोथ के सिग्नल समाप्त हो जाएंगे। इसकी वजह से होगा क्या, जो ब्रेस्ट के भीतर ग्रोथ हो रहा था, सेलुलर ग्रोथ हो रहे थे ओवरी या स्टमक या न्यूरोब्लास्टोमा में, उससे हमें राहत मिल जाएगी। तो ट्रांसट्यूजुमैब कैसे काम करता है ये चीज आपको पता चल गया। ऐसे ही होता क्या है, जैक स्टैट एक बहुत वास्ट लेवल का पाथवे होता है जो कि आप देखेंगे ग्रोथ हार्मोन हो, प्रोलैक्टिन हो, एरिथ्रोपोइटिन हो, ये सभी के सभी जैक स्टैट रिसेप्टर के थ्रू, उसके पाथवे के थ्रू अपना काम करते हैं। लेप्टिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एरिथ्रोपोइटिन। और इसमें देखेंगे कि जब ये जैक स्टैट पाथवे कुछ ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जब ओवर एक्टिव जैक स्टैट पाथवे जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया वेरा या माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल होता क्या है, जैक रिसेप्टर और उसके बाद जैक स्टैट पाथवे एक्टिव होता है जो अल्टीमेटली जा करके सेलुलर सर्वाइवल, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कराता है। यह बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, साइटोकाइन रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है, यानी आप समझ सकते हैं सेरिन काइनेज वाले से जुड़ा हुआ है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के भी सिग्नल यहाँ पर आ सकते हैं। तो चारों तरीके के जितने भी हमने आपको बताया, टायरोसाइन काइनेज वाला, सेरिन काइनेज वाला, जीपीसीआर वाले, ये सभी के सभी जैक पर, जैक स्टैट पाथवे के थ्रू अगर एक्टिव हो जाएं तो होगा क्या, सेल के भीतर जो एंटी एपोप्टोटिक मतलब सेल के मरने की प्रक्रिया को रोकने वाले फैक्टर्स ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और इसके कारण सेलुलर सर्वाइवल बढ़ जाएगा। ये चीज हम पैथोलॉजी का फैक्ट यहाँ पर कोरिलेट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा बहुत ही वास्ट लेवल पर यहाँ पर आकर के रिसेप्टर पर एक्टिविटीज हो सकती है जिसके द्वारा जैक स्टैट पाथवे एक्टिव होगा, जो कि जीन एक्सप्रेशन में बदलाव लाएगा, उन जीन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ाया जाएगा जो सेलुलर लॉन्गिविटी को बढ़ाते हैं, एपोप्टोसिस को रोकते हैं। आप यहाँ पर देखिए BCL2, MCL1, है ना, BCL2, VEGF, इन सभी को एक्टिव किया जाता है और सेलुलर प्रोसेस पर ब्रेक लगाने वाले P53 के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है। इसके कारण हो गया क्या, बहुत लंबे समय तक सेल मल्टीप्लाई कर सकती है, तो ये काम होता है। तो जैक स्टैट पाथवे को हम सप्रेस करके बहुत सारे काम करा सकते हैं। अगर कैंसर में निजात पाना है, कैंसर को कंट्रोल करना है, तो जैक स्टैट पाथवे को हमें रोकना होगा। इसी तरीके से जैक स्टैट पाथवे का जो कनेक्शन है वो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर के थ्रू होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन अपने रिसेप्टर जैक रिसेप्टर पर जुड़ करके किस तरीके से काम करता है उसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं, जिसमें नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ कई बार ऐसा होता है एक्रोमेगैली के पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन की बढ़ी हुई संख्या, ग्रोथ हार्मोन का बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स रिसेप्टर को बार बार एक्टिव करता है, जिसको हम रोकते हैं पैगविसोमेंट करके मेडिसिन के थ्रू। आपने फार्मा में पढ़ रखा है, वही पैगविसोमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसके द्वारा हमें राहत मिल जाती है। ऐसे ही जैक पाथवे का जो जैक स्टैट पाथवे का जो म्यूटेशन है, पॉलीसाइथेमिया वेरा, माइलोफाइब्रोसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो माइलो प्रोलिफरेटिव माइलोफाइब्रोसिस याद रखिएगा, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस ये यहाँ पर होता है, इसके साथ जुड़ा। बाकी कुछ और भी फैक्ट्स हैं कि कैसे ये रिसेप्टर्स को हम डाउन रेगुलेट कर सकते हैं। कई बार तो ये होता है कि ये रिसेप्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो कैंसर करा देते हैं। इनको डाउन रेगुलेट करने के लिए हम इन्हें इंटरनलाइज करा सकते हैं, इनको दबा दें अंदर की ओर, या फिर इनको इनएक्टिव कर दें, जो मैंने भी आपको बताया। एक प्रक्रिया और भी हो सकती है कि इन्हें डिसेंसिटाइज करके भी हम राहत पा सकते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर के चलते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर में मैंने पहले ही बता रखा है कि इसके एग्जाम्पल होंगे स्टेरॉयड, फिर विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, है ना, तो विटामिन ए और विटामिन डी की बात हम कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन, इनकी बात कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट हैं ये सीधे तौर पर न्यूक्लियस तक घुस करके न्यूक्लियस में इनका रिसेप्टर होता है। न सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करते हैं, न्यूक्लियस के भीतर एंटर करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर से जुड़ते हैं और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज दर्शाते हैं। पहले लेक्चर से बात हो चुकी है। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं ये एड्रेनल कॉर्टेक्स या गोनेट्स के जो हार्मोन्स होते हैं ये एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू, कैसे, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू अपना न्यूक्लियस में पहुंचते हैं। तो पहले साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ जुड़ करके न्यूक्लियस में गए और वहां पर अपना काम करना शुरू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी होता है, पैराक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर, PPARS, उनके भी एक्टिवेशन होते हैं। मैंने आपसे कहा था अदिति के घर में घुस गया उसका प्रेमी। ए अदिति मतलब क्या, विटामिन ए, विटामिन डी और टी का मतलब थायराइड।
ये हार्मोन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के भीतर घुस करके अपने रिसेप्टर से जुड़ करके ये क्रोमोसोम्स को जा करके एक्टिव करते हैं, जिसके द्वारा सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जबकि आप स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए देखेंगे, इनके रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? स्टेरॉयड के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू ये जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स जा करके न्यूक्लियस में तब एंटर करता है और अपना रिस्पॉन्स दर्शाता है। इस पे पहले से बात हो चुकी है, इसलिए बहुत तेजी से हम चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमने बात किया था पीपीएआर अल्फा या गामा, तो ये क्या करते हैं? ये इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे या फिर लिपिड और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के पाथवे से रिलेटेड होता है। ये फार्मा का फैक्ट है। इसमें कुछ मेडिसिन्स पीपीएआर अल्फा जो रिसेप्टर होता है उसको मॉडिफाई करके हमने फिनोफाइब्रेट या क्लोफाइब्रेट जैसे मेडिसिन्स बनाए हैं, जो ग्लाइसरेडेमिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो इस तरीके की मेडिसिन्स कैसे काम कर रहे हैं पीपीआर अल्फा, उसके बारे में हमने यहाँ पर फिनोफाइब्रेट या क्लोफाइब्रेट की मदद से समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स होते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी का जो टारगेट था वो ये था कि ओवरऑल एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाने का, किस तरीके से फार्मा के जनरल फैक्ट्स को कोरिलेट किया जा सके, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स सेलुलर लेवल पर सिग्नल देते हैं और उस सिग्नल को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं।